दीवानापन एपिसोड 163। अब आगे। बेटा, तुमने सच में आज हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। हम बयां नहीं कर सकते कि हम कितने ज्यादा खुश हैं। फाइनली मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे मेरा पोता या पोती मिलने वाला है। भावना ने खुशी से जन्नत के माथे पर प्यार से किस किया। जन्नत भी ये सुनकर हल्का मुस्कुराए और शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। तभी तन्मय ने भी खुशी से कहा, सही कहा तुमने भावना। मैं भी दादा बनने वाला हूँ और मुझे जो खुशी अभी महसूस हो रही है वैसी खुशी तो मुझे बाप बनने पर भी नहीं हुई थी। तन्मय की बात सुनकर भावना ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और बोली, अच्छा, सच में आपको बाप बनने पर खुशी नहीं हुई थी? तो फिर वो कौन था जो ये सुनते ही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे मेरे घर से भगाने के लिए चला आया था, और वो भी सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए? भावना की बात सुनकर तन्मय ने मुंह बनाया और बोला, अरे, तब मुझे कहाँ पता था कि मुझे रिधान जैसा इतना शैतान बेटा मिलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसके लिए इतना खुश नहीं होता। फिर आगे बोला, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने पोते के आने की बहुत खुशी हो रही है। भावना ने हल्की नाराजगी में कहा, अच्छा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पोता ही होगा, पोती नहीं? आपको दोनों के बारे में सोचना चाहिए। इस पर तन्मय ने तुरंत जवाब दिया, अरे बिल्कुल, मैं दोनों के बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे तो दोनों ही चाहिए, लेकिन खासकर मुझे पोती चाहिए। फिर उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरा बेटा जैसा है कहीं पोता भी वैसा ही ना हो जाए, इसलिए मुझे अपनी जन्नत की तरह एक प्यारी सी पोती चाहिए। तन्मय की बात सुनकर जन्नत शर्मा गई, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से बहुत खुश थी और उसे एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। तभी भावना ने फिर से हल्का सा मुंह बनाकर कहा, तन्मय, आप फिर से बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अभी बेचारी को खुद ही कहाँ पता होगा कि उसके पेट में बेटा है या बेटी, और जब जानने लायक समय भी आएगा तब भी हम कुछ नहीं जानेंगे। ये सब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही होगा। हमें तो डिलीवरी के दिन ही पता चलेगा कि बेटा होगा या बेटी, और जो भी होगा हम उसे खुशी खुशी अपनाएंगे। फिर उन्होंने प्यार से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा होगा या बेटी। मुझे तो बस अपने पोते पोती से फर्क पड़ता है, जो मेरी बेटी मुझे 9 महीने बाद देगी। ये कहते हुए भावना ने फिर से जन्नत के माथे पर प्यार भरा किस कर दिया। वहीं आशी यह सब देखकर हल्की सी स्माइल के साथ खड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। बच्चों की बात सुनकर और जिस तरह से सारांश ने इस खबर पर खुशी जताई थी, उसे देखकर वो कहीं ना कहीं खुद को जन्नत से महसूस कर रही थी। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, क्या उसका भी फ्यूचर ऐसा ही होगा? क्या उसकी फैमिली भी उसके लिए इतनी ही खुश होगी? क्या उसका फ्यूचर सारांश के साथ होगा या नहीं? इन अनगिनत सवालों ने उसके दिल और दिमाग को घेर लिया था, जिसकी वजह से आशी का चेहरा उदासी में डूब गया। तभी भावना की आवाज आए, आशी बेटा, कल हम सब हॉस्पिटल चलेंगे। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अभी रिधान से मेरी बेटी को बचाया। तुम सच में एक बहुत अच्छी नंद हो। ये सुनकर आशी हल्का मुस्कुराए और बोली, यह मेरा फर्ज था। वो मेरी भाभी है और मेरी भी कुछ लगती हैं, और फिर मैं भी बुआ बनने वाली हूँ। अपने भतीजे या भतीजी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था। तभी तन्मय ने हंसते हुए कहा, मैं सभी नौकरों को एक्स्ट्रा सैलरी देने जा रहा हूँ और साथ ही उन्हें कपड़े और मिठाइयाँ भी कल सुबह भिजवाऊंगा। आखिरकार मैं दादा बनने वाला हूँ। अपनी खुशी जाहिर करना तो बनता है। लेकिन तन्मय की बात सुनते ही भावना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर सभी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। तन्मय ने कंफ्यूज होकर पूछा, पर क्यों? भावना ने सीरियस आवाज में कहा, दरअसल मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें हमें अपनी खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए। क्या आप सबको नहीं पता, खुशी में नजर लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, अभी रिधान इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अबॉर्शन करवाने के बारे में सोच रहा था। जब तक रिधान भी इस बच्चे को पूरी तरह अपना नहीं लेता और घर का माहौल पूरी तरह से खुशहाल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे होने वाले चिराग या वारिस पर कोई भी खतरा मंडराए। भावना की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो सही कह रही थी। आशी ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, मॉम, आई थिंक आप सही कह रही हैं। मैं भी मॉम की बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, क्योंकि बुरी नज़र सच में होती है। अक्सर बुरी नज़र खुशियों में आग लगा देती है, और इतने वक्त बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं नहीं चाहती कि इस खुशी को कोई नुकसान पहुंचे।
फिर सीरियस आवाज में बोली, इसलिए सबसे पहले हमें रिधान से बात करनी होगी। उसे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहना होगा और उसके दिमाग से यह अबॉर्शन वाली बात निकालनी होगी। उसके बाद ही हम बाकी सबको इस खुशी के बारे में बताएंगे। जन्नत को भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी खुशियों को अक्सर बहुत जल्दी नजर लग जाती थी और वो अपनी इतनी कीमती खुशी को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपना पेट सहलाते हुए हल्की स्माइल के साथ कहा, सही कहा आपने। अभी के लिए किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तक कि इस बच्चे का पिता इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तभी तन्मय गुस्से में बोले, उस गधे के बच्चे को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसे क्या लगता है वो तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा और फिर आसानी से अबॉर्शन भी करवा देगा? क्या अबॉर्शन करवाना उसके लिए इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट ही क्यों किया? ये सुनकर भावना ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, आप खुद को ही गधा क्यों बोल रहे हैं? और जहां तक बात है अबॉर्शन करवाने की, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। और आप रिधान को डांटना बंद कीजिए, क्योंकि अब वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तन्मय ने हंसते हुए कहा, अरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन मैं रिधान की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि उसकी उम्र में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था तो मैंने तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी भी ली थी। उस वक्त तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तुम्हें बात अच्छे से याद है ना? ये सुनकर भावना शर्माते हुए बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं? अब वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तभी जन्नत ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, आपने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया है, तो फिक्र मत कीजिए, हम कुछ भी नया नहीं सोचने वाले। वैसे आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ना, कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनकर भावना और भी ज्यादा शर्माने लगी, जबकि तन्मय ने घमंड भरे अंदाज में कहा, जाहिर सी बात है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए तो मैंने इसे कॉलेज टाइम में ही प्रेग्नेंट कर दिया था। भावना ने गुस्से से उनके चेस्ट पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, तन्मय कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी बेटी और बहू दोनों यही हैं, वे क्या सोचेंगी? सच में आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। फिर वो किचन की तरफ जाते हुए बोली, जन्नत बेटा, तुम आशी के साथ कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर लाती हूँ। ये कहकर भावना वहां से चली गई, जबकि तन्मय भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। उधर ये सब देखकर जन्नत हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन तभी आशी ने कंफ्यूजन में कहा, क्या मॉम डैड की कोई लव स्टोरी थी? ये सुनकर जन्नत हैरानी से बोली, क्यों, तुम्हें नहीं पता? आशी ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, अभी मुझे इस घर में आए कितने दिन हुए हैं, मुझे कैसे पता होगा? तुम सब तो यहाँ सालों से रह रहे हो ना। जन्नत को एहसास हुआ कि उसे शादी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, जिस वजह से उसने तुरंत कहा, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा। पर कोई बात नहीं। फिर वो हल्की स्माइल के साथ बोली, बात ये थी कि मॉम डैड ने भी लव मैरिज की थी। दोनों कॉलेज में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। डैड गरीब थे और मॉम एक अमीर परिवार से थी। जैसे ही जन्नत ने ये कहा, अचानक आशी के दिमाग में चिरंजीव का ख्याल आया। जाहिर सी बात थी कि शेखावत खानदान हमेशा से बहुत अमीर था और उस समय वे और भी ज्यादा रिच थे। भावना खुद शेखावत परिवार की बेटी थी और चिरंजीवी की सगी बहन थी। लेकिन पता नहीं क्यों आशी के मन में ये सब सुनकर अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी जन्नत ने आगे कहा, और पता है, मॉम ने मुझे बताया था कि उनकी फैमिली को डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे गरीब थे। उनकी फैमिली चाहती थी कि मॉम की शादी किसी अमीर परिवार में हो, पर मॉम और डैड एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और इस बीच मॉम रिधान से प्रेग्नेंट हो गई। जन्नत की बातें सुनते ही आशी का ध्यान और गहरा गया। जब ये बात मॉम की फैमिली को पता चली तो वे बहुत ज्यादा नाराज हुए। उनके भाई और पापा तो हद से ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने जबरदस्ती अबॉर्शन कराने की कोशिश भी की, लेकिन जब मॉम ने यह बात डैड को बताई तो डैड उन्हें घर से भगा ले गए और फाइनली वे दोनों एक हो गए। उन्होंने शादी की और मॉम ने डैड का गरीबी में पूरा साथ दिया। जन्नत के चेहरे पर हल्की चमक थी जब उसने आगे कहा, आज डैड इतने अमीर हैं, उनके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, चारों तरफ उनका नाम है, हर कोई उन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखता है। सच बताऊं तो उनके प्यार की कहानी मेरे लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। मैं सच में उनसे बहुत ज्यादा अटैच हूं। आशी ने ध्यान से जन्नत की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल उमड़ रहे थे।
आशी यह सब सुनकर हैरान थी। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। उसने मन ही मन सोचा, मैं हमेशा से चिरंजीवी अंकल से पूछती थी कि आखिर उनकी सूर्यवंशी खानदान से इतनी पर्सनल दुश्मनी क्यों थी, पर उन्होंने कभी मुझे ठीक से नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा था कि वो मेरी वजह से इस खानदान से दुश्मनी कर बैठे, क्योंकि इस परिवार ने मुझे अपने घर और अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों, जन्नत की बातों से अब मुझे लग रहा है कि उनकी असली दुश्मनी मुझसे नहीं, बल्कि इस खानदान से पहले से थी। आशी की उलझन और बढ़ गई। शायद चिरंजीव अंकल की नफरत की असली वजह ये थी कि डैड ने मॉम को घर से भगाकर शादी कर ली थी, और इसी वजह से शेखावत खानदान की समाज में बदनामी हुई थी। इसलिए वो इस घर को पसंद नहीं करते, इसलिए वो डैड से इतनी नफरत करते हैं, इसलिए वो सूर्यवंशी खानदान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सोचते ही आशी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अब उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा था। आशी को खुद में डूबा देखकर जन्नत ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? आशी अचानक अपनी सोच से बाहर आए और जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं। तभी अचानक किसी की आवाज आई, जन्नत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम प्रेग्नेंट हो। सारांश की आवाज सुनते ही आशी के एक्सप्रेशंस बदल गए, जबकि जन्नत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सारांश भाई। सारांश भी मुस्कुराया और जन्नत के पास बैठते हुए बोला, तुमने तो मुझे बिना शादी के ही बड़े पापा बना दिया। ये सुनकर जन्नत हंसते हुए बोली, डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। कल आपके लिए लड़की वाले आ रहे हैं और बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी। फिर आप सच में पापा बन जाएंगे। ये सुनकर आशी का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और सारांश के एक्सप्रेशंस भी बदल गए। सारांश ने गहरी आवाज में कहा, जन्नत, तुमसे किसने कहा कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा? जन्नत की हंसी एक पल में गायब हो गई। सारांश ने एक नज़र आशी पर डाली, जो उससे नजरें चुरा रही थी। फिर उसने दोबारा जन्नत की तरफ देखा और सीरियस लहजे में कहा, मुझे पता चला कि कल मेरे लिए लड़की वाले आ रहे हैं, पर क्या मैंने अब तक ही कहा कि मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं? सारांश की यह बात सुनकर जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो थोड़ा हिचकिचाई और फिर धीरे से बोली, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डैडी और मॉम ने ले ली है। डैडी ने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए कोई अच्छी लड़की देखूं, और इस पार्टी में वो लड़की मुझे ठीक लगी थी, तो बस इसी वजह से। वो आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही सारांश की नजरें दोबारा आशी पर टिक गईं, जो अब भी चुपचाप खड़ी थी, और माहौल अचानक से भारी हो गया। सारांश ने जन्नत की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, जन्नत, मैं तुम्हारी पसंद की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सच में उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं शादी सिर्फ उससे करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जन्नत चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? सारांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी स्माइल के साथ आशी की तरफ इंटेंस नजरों से देखा। जन्नत अभी भी हैरान थी। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं किसी और लड़की को पसंद ही नहीं करती, बल्कि उसी से आपकी बात करवाती जिससे आप प्यार करते हैं। ये सुनते ही सारांश ने सीरियस लहजे में कहा, क्या सच में तुम सच में उस लड़की से मेरे लिए बात करोगी? जन्नत तुरंत एक्साइटेड हो गई और बोली, ऑफ कोर्स भैया, मैं आपके लिए किसी भी लड़की से बात करूंगी, और वैसे भी बात करने की जरूरत ही क्या है? वो लड़की आपको देखकर ही पसंद कर लेगी। आप इतने हैंडसम हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, चारों तरफ आपका नाम है, कोई लड़की आपको मना कर ही नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक से सारांश ने ठहरते हुए कहा, पर ये लड़की तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। जैसे ही यह शब्द निकले, उसने पूरी तरह से अपनी नजरें आशी पर टिका दी। जन्नत का चेहरा पूरी तरह से सदमे में आ गया। उसने तुरंत आशी की तरफ देखा तो वही आशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।